Hello student, I am Ajay sir and welcome to my channel Simplest Physics by AC। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी 8 लेक्चर्स कर चुके हैं। ठीक है, 8 लेक्चर्स हो गए हमारे इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर के 8 लेक्चर में तुमने क्या सीखा है वो एक बार जस्ट रिकलेक्ट कर लेना ये वीडियो देखने के पहले, क्योंकि सब कुछ अब डिपेंडेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये लेक्चर डिपेंडेंट होता जा रहा है। मतलब प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए तुमको। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर में अगर प्रीवियस नॉलेज नहीं भी है तो चलता है, बट अभी तुमको प्रीवियस नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 8 वीडियो खत्म हो चुका है इसमें। तो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में अभी हम लोग ने क्या लास्ट टाइम क्या कंप्लीट किया था वो एक बार याद दिलाता हूँ। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने किया था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कंप्लीट हो गया था, उसका स्टेटमेंट और प्रूफ सब कुछ किया था। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कंप्लीट हो गया था। क्या था परपेंडिकुलर एक्सिस? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये थ्योरम था। मतलब इसमें हम लोग आई जेड फाइंड करते हैं किसके हेल्प से? आई एक्स और आई वाई के, या फिर कोई भी दो पता है तो तीसरा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और लेक्चर रोटेशनल मोशन वाले पार्ट का ही मैं तुमको एक और लेक्चर याद दिलाना चाहता हूँ, जब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया था। क्योंकि आज जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा, जो डेरिवेशन होगा, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी वाले डेरिवेशन जैसा सिमिलर होने वाला है, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, समझ गए? इसमें अगर तुमको याद होगा तो हम लोगों ने क्या किया था, एक शॉर्ट रिवीजन ले लेता है इसका। जैसे एक हम लोगों ने बॉडी कंसीडर किया था और एक रैंडमली कोई भी एक एक्सिस था जहाँ से जिस एक्सिस पे ये बॉडी रोटेट हो रही थी, और कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कंसीडर किया था हम लोगों ने, और जिसका डिस्टेंस वेलोसिटी सब कुछ डिफाइन करने के बाद में हम लोगों ने सॉल्व किया था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आया था उसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, एंड ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन में क्या होती है ये भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, बट रोटेशनल मोशन में क्या आया था? ये देखो, ये रोटेशनल मोशन में आया था। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों को दो डेरिवेशन और आज मैं तुमको सॉल्व कराने वाला हूँ, जिसमें हम लोग टॉर्क फाइंड करेंगे और एंगुलर मोमेंटम, और वो कहीं ना कहीं उसके लीनियर फॉर्म पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, तो आज सबसे पहला जो डेरिवेशन हम लोग करेंगे एंगुलर मोमेंटम पर करेंगे। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम होता है क्या, एक बार मैं तुमको बता देता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसके बाद उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो इसके लिए याद दिलाना चाहता हूँ कि पहले लीनियर मोमेंटम क्या होता है तुमको ये पता होना चाहिए। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, उसका मास v है, और फोर्स अप्लाई उसके अंदर वेलोसिटी मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन यही पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता तो इसका लीनियर वेलोसिटी नहीं होता, लीनियर एंगल, हाँ, इसका जो मोमेंटम कंसीडर होगा वो कौन सा मोमेंटम कंसीडर होगा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है L, और इसका फॉर्मूला मैं बोलूँ तो पोजीशन वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट वेक्टर। मतलब जब सर्कुलर मोशन में होगा कोई पार्टिकल तो ही एंगुलर मोमेंटम वहां पर होता है, ऐसा याद रखना। तो सर्कुलर मोशन तो रोटेशनल मोशन में हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करता है ना। तो अभी देखते हैं। तो ये आर पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर नहीं पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना इस वीडियो का, इस सीरीज का मैं बोल सकता हूँ। तो जो पोजीशन वेक्टर है उसमें इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। और ये आर क्रॉस पी है तो आर क्रॉस पी ही होना चाहिए, पी क्रॉस आर नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट में मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब रिजल्टेंट माइनस हो जाता है अगर उल्टा लिखते हो तो। ठीक है, तो और एक बात याद रखो, इसमें
आर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर पी, अगर क्रॉस हटा रहे हो तो आर और पी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, मतलब दोनों के बीच में थीटा कितना है वो। ठीक है, तो ये थीटा तो आ गया, ठीक है, लेकिन आगे जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें थीटा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल होने वाला है। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, very small, therefore sin theta can be written as approximately equal to theta। ठीक है, और sin थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा। और ये थीटा बहुत ही स्मॉल होता है, इसके लिए इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल हो जाता है, राइट। नेग्लिजिबल हो जाता है मतलब एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल क्या हो जाएगा, आर इंटू पी, आर इंटू पी। समझ गए? तो यहाँ पे जो ये साइन थीटा की वैल्यू है ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम लोग। ये अप्रोक्सीमेटली ये साइन थीटा बहुत छोटा होगा ना, तो इसका जो वैल्यू आने वाला वो भी 0 पॉइंट समथिंग में आने वाला है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर and linear momentum and linear momentum of a particle performing circular motion, of particle performing circular motion, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो देखो ये डेफिनेशन इसका ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है यहाँ पर। डेफिनेशन सिंपली तुम लिख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला याद रहा तो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आगे हम लोग जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं उसमें क्या करने जा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ही फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम angular momentum of a rotating body, momentum of a rotating body। देखो तुमको नोट्स मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ थोड़े दिन में, और लिंक उसका सभी वीडियोस में मैं डाल देने वाला हूँ। ठीक है, तो इसीलिए नोट्स, प्रॉपर नोट्स तो नहीं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि तुमको प्रॉपर नोट्स नहीं, बट यहाँ पर एक मतलब रैंडमली तुमको एक शॉर्ट नोट्स, और वो यूज भी कर सकते हो नोट्स, ऐसा नहीं कि वो एकदम ही बेकाम का रहेगा। एक बार समझ जाते हो उसके स्टेप्स तो कोई भी नोट्स तुम अपने से भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करना, स्टेटमेंट और इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करना। देखो तो हम लोग एक कंसिडर करना ही पड़ेगा, एक हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और वो किसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, राइट। और यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट मास है, 2-3 मास हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो M1, M2, M3 अप टू ऐसे ही बहुत सारे होंगे, तो Mn ले लेते, फाइनाइट नंबर होगा, कितना भी होगा तो फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट तो होगा नहीं। अब देखो ये डिस्टेंस M1 का डिस्टेंस R1 कंसीडर करते हैं, जैसा काइनेटिक एनर्जी में किया था। नहीं, अगर ये डिस्क्रिप्शन में तुमको प्रॉब्लम हो रही होगी तो फर्स्ट वीडियो रोटेशनल मोशन वाला पार्ट का देख लेना। फर्स्ट मतलब इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो नहीं, रोटेशनल मोशन जहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसमें हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ही सॉल्व किए थे। ठीक है, ओके, Rn। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी भी तो आएगी, अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वेलोसिटी भी तो होगी यहाँ पे, लीनियर वेलोसिटी। ये देखो सभी के पास लीनियर वेलोसिटी है, मतलब सभी क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो अभी हम लोग ट्रैक पे आ गए। एंगुलर मोमेंटम कब लेते हैं हम लोग, जब सर्कुलर मोशन होता है। तो ऐसे ही कंसिडर, जैसे हम लोगों ने मास M1 कंसिडर किया, M2, M3 अप टू Mn, राइट। कितने डिस्टेंस पर है, R1, R2, R3 अप टू Rn डिस्टेंस पर है। और वेलोसिटी भी लेना है, V1, V2, V3 अप टू Vn। देखो ये सब रिस्पेक्टिवली है, मतलब M1 का डिस्टेंस R1, M1 का डिस्टेंस R1, R1 का वेलोसिटी कितना, मतलब उस M1 का वेलोसिटी कितना, V1। और सबके पास एक कॉमन वेलोसिटी है ओमेगा, सबके पास ओमेगा इज सेम, ओमेगा इज सेम फॉर ऑल, इज सेम फॉर
ऑल, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक एक ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या कर, एक एक पार्टिकल, इस बॉडी तो पूरे बॉडी किससे बनी हुई, पार्टिकल से बनी हुई है, इसीलिए हम लोग फाइंड करना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का। तो हमको क्या फाइंड करना है, एक एक पार्टिकल जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका मोमेंटम फाइंड कर लेंगे, तो हम लोग उसको इजीली क्या कर सकते हैं, प्लस करके पूरी बॉडी का मोमेंटम निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर मास m1 का मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ, हाँ, फॉर फॉर लिख देता हूँ, फॉर m1 लीनियर मोमेंटम p1 इज इक्वल टू क्या होगा, p1 का फॉर्मूला m1 इंटू v1, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम में, देयरफॉर L1 इज इक्वल टू p1 r1, p1 r1। तो r1 इंटू p1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से ले लो m1 v1, ठीक है। लेकिन और एक रिलेशन याद रख लो, अभी एक मास को हम लोग अच्छे से इलेबोरेट करेंगे, बाकी सबका डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। तो मास m1 का एंगुलर लीनियर मोमेंटम मास m1 v1, और एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम से क्या रिलेशन होता है, r1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और r1 m1 v1। बट हमको पता है r1 m1 v1 को लिख सकते हैं हम लोग r1 इंटू ओमेगा। यहाँ पे रीजन लिख दो, सिंस v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा। ओमेगा में 1 क्यों नहीं लगाया हम लोगों ने, क्योंकि ये सबके लिए सेम होता है। तो चलो देखते हैं, r1 स्क्वायर, ये देखो ये वाला r ये वाला r सेम हो जाएगा, r1 स्क्वायर m1 ओमेगा। ओके, तो L1 तो हमारे पास फाइनली आ गया, राइट। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर ऑल द masses, ओके। सिमिलरली for L2 we can write R2 square M2 omega. For L3 we can write R3 square M3 omega up to Ln Rn square Mn ओमेगा। ओके, सो ये सबको मैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेता हूँ, ये दिख रहा है ना ये, हाँ, इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेता हूँ। अब एक एक मास का तो हम लोगों ने निकाल लिया, देयरफॉर अभी टोटल पूरे बॉडी का हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मोमेंटम, छोटे छोटे उसके मतलब जो कंस्टिट्यूइंग मास था, ये सब मास उसके इसी से बना हुआ पूरा बॉडी, m1 m2 m3 ये सब से, m1 m2 m3 mn से, तो इसी से बना हुआ। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये पूरा बॉडी में जो पार्टिकल है उसके तो मोमेंटम हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया इक्वेशन 1 में, राइट। इक्वेशन 1 में तो पूरी बॉडी का मोमेंटम निकालना तो बहुत ही सिंपल है, टोटल मोमेंटम, total angular momentum of body is L is equal to L1 L2 L3 up to Ln, समझ गए। हाँ, देखो यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे सबका एक एक करके फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 से देखूंगा और सबका फॉर्मूला लिख दूंगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो R1 M1 ओमेगा, चलो लिख देते R1, L1 की वैल्यू है R1 स्क्वायर M1 इंटू ओमेगा, प्लस L2 की वैल्यू ऐसे लिखेंगे R2 स्क्वायर M2 ओमेगा, प्लस L3 की वैल्यू रखेंगे R3 M3 ओमेगा, एंड ऐसे ही करके हम लोग सभी पार्टिकल का लिख लेंगे। कब तक लिखेंगे, n पार्टिकल, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे वो। तो आर एन स्क्वायर एम एन ओमेगा, ठीक है। ओके, सो देखो अब इसमें से कॉमन कुछ दिख रहा है क्या तुमको, कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कॉमन वाला कुछ पार्ट है, देखो मैं बताता हूँ तुमको कॉमन, ये कॉमन निकल रहा है R1, नहीं ओमेगा सबके लिए कॉमन आ रहा है, बराबर, ओमेगा सब में कॉमन है, ओमेगा, ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं सिंपली, ठीक है। ओमेगा कॉमन लेते हैं तो L इज इक्वल टू R1 स्क्वायर M1 प्लस R2 स्क्वायर M2 प्लस R3 स्क्वायर M3 अप टू Rn स्क्वायर Mn, मतलब एन ओमेगा को मैं बाहर लिखने वाला हूँ सबके, और यहाँ पे ओमेगा का चलो पहले लिख देता हूँ,
अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है तुमको ब्रैकेट से कुछ याद आया क्या, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। कैसे, ब्रैकेट में लिखता हूँ पहले समेशन फॉर्म में। अब ये ऐसे में कुछ ऑपरेटर लगा के लिख रहा हूँ, एम आई आर आई स्क्वायर वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 टू एन, मतलब आई की वैल्यू चेंज होगी कहाँ तक, एन तक चेंज होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो ये लिमिट लिखने का एक तरीका है। और एम आई आर आई स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि सब में एम आई आर आई स्क्वायर ही है, मास और डिस्टेंस का स्क्वायर ही है, राइट। तो उसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में एक समेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अब ये फाइनली ये हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आई इंटू ओमेगा। तो आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम आई के फॉर्म में, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, this is expression for angular momentum of a rotating body, momentum of a rotating body, right. Rotating body in the form of मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका लिखने का मतलब क्या है, इससे हम लोग इस फॉर्मूले से ना हम लोगों को पता चलेगा कि क्या ये कितना इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया इसमें आया है, हमको दिख रहा है, मैंने पहले ही बता दिया इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बिकॉज सभी क्वांटिटीज बॉडी की किस पे डिपेंड करेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें फैक्टर होगा ही होगा। सो एल इज प्रोपोर्शनल टू आई एंड प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। इफ ए कब होगा, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट, इस फर्स्ट केस में ओमेगा कांस्टेंट होना चाहिए। और ये कब होगा, जब आई कांस्टेंट होगा, आई कांस्टेंट होगा, राइट। तो ये चीजें याद रखो, मतलब एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ तो, एंड एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा जब एंगुलर वेलोसिटी की ज्यादा होने होगी तो, ठीक है। तो दोनों ही केस में मोमेंटम ज्यादा होने वाला, बट एक उसमें से कांस्टेंट होना चाहिए इस फॉर्मूले में से, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेशन एक उसका एक मतलब मैंने एक समझ सकते हो तुम, ये प्रॉपर नोट्स नहीं बोल सकते, सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया मैंने, और पूरा सब कुछ स्टेप सब कुछ बराबर दिया है। किया क्या हम लोगों ने, एक बार रिवाइज कर देता हूँ तुम्हारे साथ में। एक मास का हम लोगों ने पहले लीनियर मोमेंटम फाइंड किया, एक मास का, हाँ, एक सिंगल मास का लीनियर मोमेंटम फाइंड किया, लीनियर को एंगुलर से रिलेट किया, और उसमें फिर v1 की वैल्यू रखा, v1 की वैल्यू v को ओमेगा के फॉर्म में रखा, मतलब कंप्लीटली एंगुलर फॉर्म कन्वर्ट कर दिया, और 2r आ गया, एक कांस्टेंट ले लिया, मतलब स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, और ऐसे ही करके सबका लिख दिया। देखो सब में स्क्वायर, मास और ओमेगा, राइट, सब में आने वाला। उसके बाद क्या किया, टोटल लिख दिया हम लोगों ने। टोटल लिखने के बाद उसको जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लिया, और इसमें देखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टर्म आ रहा था, तो इसको फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गया था। यहाँ पे फाइनल इक्वेशन ये था, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, राइट। उससे रिलेट भी कर दिया हम लोगों ने, देखो ये रिलेशन होता है उसका इस कंडीशन में। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इसका एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, राइट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमने सुना होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सुना होगा, तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा अभी आ रहा है जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नहीं, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ पढ़ने के पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं यहाँ पर, और जो कि सिमिलर है, क्योंकि मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये जो अभी डेरिवेशन हम लोगों ने किया इस पे बेस्ड है और सिमिलर है, सेम टू सेम है। तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली अगर पहले वाला डेरिवेशन समझ गए हो तो। ये डेरिवेशन है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर, एंगुलर नहीं भाई, टॉर्क का, राइट। टॉर्क acting on a rotating body, on a rotating body। अब इसका मतलब पहले समझा देता हूं, जैसे लीनियर मोशन का मैंने तुमको पहले डेफिनेशन बताया था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। इसको मतलब समझते हैं, टॉर्क का मतलब क्या होता है। जैसे कोई भी बॉडी, एक बॉडी है और एक फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, राइट। ये फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो इसका एक एक पार्टिकल जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है वो भी रोटेट करेगा,
मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और इस केस में अगर कंसिडर करता हूं मैं, तो यहाँ पर फोर्स कहाँ पर लगा है, पॉइंट ऑफ एक्शन। जैसे एक नॉर्मल बॉडी में बताता हूँ, जैसे ये हमारे पास ये रेक्टेंगुलर से बॉडी है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर रोटेट करना है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, दरवाजा, सपोज ये दरवाजा हमारे घर का, ये हैंडल होता है, ये हैंडल को पकड़ के उसको पुश करते हैं हम लोग इनसाइड, राइट, पुश करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया। क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एक्शन, मतलब जहां पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन, राइट, पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितना है, तो हम लोगों ने क्या लगाया, फोर्स लगाया, कितने डिस्टेंस पे लगाया, एफ से। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट होगा टॉर्क, टॉर्क, क्योंकि टॉर्क एक स्पेशल टाइप का फोर्स बन जाता है जब उस पर डिस्टेंस और फोर्स दोनों का कंसेप्ट साथ में अप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस कम या ज्यादा होता है उसका रिजल्टेंट पे इफेक्ट आता है। फोर्स हम लोग सेम लगाएंगे लेकिन डिस्टेंस चेंज हुआ तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू चेंज होती है, मतलब उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस फोर्स का होता है वो चेंज हो जाता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये टॉर्क अलग क्वांटिटी क्यों बनानी पड़ी हम लोगों को, क्योंकि ये इसकी वजह से स्पेशली रोटेशन क्रिएट हो रहा है। तो टॉर्क एक टाइप का फोर्स ही है जो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस के फॉर्म में क्या होता है, रोटेशनल मोशन। और इसका फॉर्मूला मैं लिखूं तो आर क्रॉस एफ, जैसे उसमें आर क्रॉस पी था, मतलब लीनियर मोमेंटम था, तो यहाँ पे लीनियर फोर्स हो गया। और एंगुलर फोर्स, मतलब जस्ट उससे रिलेशन में मैं बोलूँ तो इसको ये एंगुलर फोर्स, इसको लीनियर फोर्स, और ये पोजिशन वेक्टर, ठीक है, जिसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो ऐसा ही कुछ यहाँ रोटेशनल मोशन में भी होने वाला है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर भी हम लोग इनडायरेक्टली टॉर्क का फॉर्मूला क्या लेने वाले हैं, क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल होने की वजह से साइन थीटा की वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, या नेग्लेक्ट कर देते हैं, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी डेरिवेशन देखते हैं इसका, राइट। तो टॉर्क का डेरिवेशन रोटेटिंग बॉडी के लिए क्या आता है, उसमें इनर्शिया आना चाहिए। एक तो फॉर्मूला ये भी हो गया, ये भी फॉर्मूला हो गया है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में टॉर्क क्या आता है वो देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग को डेरिवेशन करना है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, रुको, इसको रफ कर देता हूँ। रफ कर दिया। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों को बनाना पड़ता है एक डायग्राम रिजिड बॉडी का, और रिजिड बॉडी का डायग्राम में एक एक्सिस भी होना चाहिए। एक्सिस भी हो गया हमारे पास। अब क्या बनाते हैं भाई, याद दिलाओ, छोटे छोटे मास, जो कंस्टिट्यूएंट मास है वो कंसीडर करते हैं। फाइनाइट मास है तो m1 m2 m1 m2 m3, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अभी मैं, क्योंकि ऑलरेडी दो डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी वाला डेरिवेशन और ये किए एंगुलर मोमेंटम वाला डेरिवेशन हम लोग कर लिए इसके बेस पर। तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्टली मतलब पॉइंट पे आऊँगा और सॉल्व करके फटाफट बता दूंगा। तो एक एक पार्टिकल क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी से, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्म ले लेगा ये वेलोसिटी। एक्सेलरेशन सबके पास अल्फा एक्सेलरेशन है, और लीनियर एक्सेलरेशन सबका अलग है, राइट। लीनियर एक्सेलरेशन सबका a1, यहाँ पे a2, यहाँ पे an, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स की बात आ रही है तो एक्सेलरेशन की ही बात करनी तो पड़ेगी ना, a3। और सबके पास एक कंबाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है। इतना ही चेंजेस है इसमें। वेलोसिटी की जगह पे हम लोग को एक्सेलरेशन कंसीडर करना है। तो चलो इसमें भी मास, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन ये सब डिस्क्राइब कर लेंगे। पहला लाइन मास, दूसरा लाइन डिस्टेंस। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग को टोटल टॉर्क फाइंड करने के पहले एक एक मास का टॉर्क फाइंड करना पड़ेगा। तो टॉर्क 1 इज इक्वल टू R1 इंटू F1, R1 इंटू F1। तो R1 F1 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे रीजन लिख दो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन लीनियर, सॉरी टॉर्क का रिलेशन फोर्स से लिख दे रहे हैं हम लोग, फिर फोर्स को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर इसी को लीनियर एक्सीलरेशन को एंगुलर फॉर्म में लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1 इंटू अल्फा। अभी ये क्यों लिखा भाई, सिंस एक रिलेशन और पता हम लोगों को है, R1 इंटू
अल्फा होता है। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है। ओके, सो यहाँ पे भी दो आर आ गया, देखो आर वन का स्क्वायर एम वन अल्फा, देखो टॉर्क वन तो मिल गया। अभी सिमिलरली हम लोग टॉर्क टू, टॉर्क थ्री, टॉर्क एन लिख देंगे, राइट। तो मैं देखो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इसमें, तुमको जस्ट एक आइडियोलॉजी दे रहा हूँ, इसके बेस पे तुम डेरिवेशन पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो आर एन का स्क्वायर एम एन अल्फा, ओके। सो देयरफॉर टोटल टॉर्क, जैसे उसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम था, इसमें टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी इज टॉर्क टाउ, इसको ये सिंबल को टाउ बोलते हैं, याद रखना, एक उल्टा जे बना देना नहीं समझ में आएगा तो, ओके, ऐसा कुछ उल्टा जे। टाउ इज इक्वल टू टाउ वन, टाउ टू, टाउ थ्री एंड अप टू टाउ एन, मतलब सभी मास का टॉर्क एक लिखेंगे। और देखो इसमें जो फॉर्म में है उसी फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, आर वन स्क्वायर एम वन अल्फा प्लस आर वन आर टू स्क्वायर एम टू अल्फा। देखो इसमें चेंजेस क्या दिख रहे होंगे तुमको, लीनियर की जगह वेलोसिटी की जगह पे क्या आया, यहाँ पे एक्सेलरेशन आया, ठीक है। तो अल्फा आर थ्री स्क्वायर एम थ्री अल्फा प्लस आर एन स्क्वायर एम थ्री आर एम एन अल्फा। अब इसमें भी से भी कॉमन क्या आ रहा है, अल्फा सब में कॉमन आ रहा है, सब में सेम है, तो अल्फा को अलग कर दो, पीछे लिख दो, आर वन एम वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर एम टू आर थ्री स्क्वायर प्लस एम थ्री और प्लस थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, हाँ, आर एन स्क्वायर एम एन, ठीक है। अल्फा कहाँ गया, लास्ट में चला गया यहाँ पे। अब ये तुम जानते हो ये क्या हो गया, ब्रैकेट टर्म इनर्शिया हो गया। अब समेशन के फॉर्म में लिखना, फिर इनर्शिया, टॉर्क देखो आ गया, राइट। अभी देखो उसमें क्या आया था हमारा, उसमें आया था आई, नहीं, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, इसमें आया टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, राइट। तो ये एंगुलर फॉर्म में फोर्स हो गया हमारा, मतलब टॉर्क एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर फोर्स नहीं लिख सकते, टॉर्क लिखते, टॉर्क in the body, torque in the form of inertia, in the form of moment of inertia। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ओके। और यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट होगा और यहाँ पे आई कांस्टेंट होगा, समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब मैं सभी चीज़ों को एक साथ तुमको रिलेट करके दिखाता हूँ, मतलब टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, सभी चीज़ों को एक साथ रिलेट करता हूँ, फिर उसके बाद आगे कंजर्वेशन लॉ पे बढ़ता हूँ। देखो एंगुलर मोमेंटम या कुछ भी एंगुलर फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं, उसके उसके पहले लीनियर फॉर्म में समझना जरूरी। तो मैं एक बार एक कंपेरिजन छोटा सा बता रहा, लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन, एंगुलर नहीं रोटेशनल बोलता हूँ इसको, एंगुलर तुम्हारे लिए कुछ, रोटेशनल मोशन, ये समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं पहले, इसका मेन मतलब एनालॉगस कैसे है, मतलब सेम टू सेम कैसे है लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मास जो होता है, इसमें क्या होता है, मास का जगह कौन लेता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और दूसरा इसमें जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ऐसे ही इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम की जगह पे आई, वी की जगह पे ओमेगा स्क्वायर, राइट। तीसरा इसमें लीनियर मोमेंटम होता है एम इंटू वी। तो इसमें तुम अगर लिखना चाहो एम की जगह पे आई लिखोगे और पी को एल लिखते हैं हम लोग, आई इंटू वी को ओमेगा, बहुत ही सिंपल है। लीनियर को हम लोगों ने एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया है। फोर्थ, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा, क्योंकि मास की जगह पे आई लिखते हैं और लीनियर एक्सीलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सीलरेशन, समझ गए।
अब एक लॉ पढ़ा है तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में, वो लॉ था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से, u1 u2, और वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और कोलिजन के टाइम पे एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, राइट। सेपरेट होते हैं तो पीछे वाला जो अभी क्या था फर्स्ट कंडीशन में, इनिशियली u1 was greater than u2 but now v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी विल बी लेस देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, राइट। मतलब तुम समझ सकते हो कि हुआ क्या, यहाँ पे कोलिजन हुआ, ये बिफोर कोलिजन कंसीडर हो गया, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हम लोग लिखते हैं तो मास m1 m2, तो m1 v1 u1 प्लस m2 u2, ये टोटल मोमेंटम हो गया। और आफ्टर कोलिजन p आफ्टर में, आफ्टर कोलिजन लिखेंगे तो m1 v1 प्लस m2 v2 आता है। और बड़ी बात तो ये है कि कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम होगा। कहने का मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मैं क्या बोलता हूँ, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये अपना अपना वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे थे, जस्ट कोलाइड हुए और मोमेंटम ट्रांसफर हो गया, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ। इसका कहने का मतलब यही है। तो मोमेंटम जितना पहले होता है उतना ही बाद में होता है। अब इससे क्या सीखे हम लोगों ने, ये सीखे कि अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो मोमेंटम जो होता है सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट होता है। अब यही लॉ लगाया था, जैसे बुलेट फायर करते हैं हम लोग गन से, ये गन बोर है गन का, ओके, और यहाँ से बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट का स्पीड v1 और इसका मास m2 v2 ले लेते हैं, और इसका जो होता है मास m1 और इसकी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में v1। और हम लोग देखते हैं कि बुलेट का मोमेंटम जो क्रिएट होता है वो गन के मोमेंटम का सेम होता है, जिसकी वजह से दोनों इक्वल होते हैं। कहने का मतलब बुलेट तो हल्की हुई है इसीलिए डिस्टेंस कवर करती है और टारगेट को हिट करती है, बट गन का मास बहुत ज्यादा है इसलिए मोमेंटम, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब वो किस में, वेलोसिटी में मेंटेन हो रहा है कि मास में मेंटेन हो रहा है, वो मैटर नहीं करता, राइट। मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर ऑलवेज इक्वल होता है अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो तो। ये तो लीनियर का कंसेप्ट है, ये 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। तो अभी नया कंसेप्ट क्या है, नया कंसेप्ट ये है एंगुलर, अभी कंजर्वेशन लॉ, वो जो पढ़े हम लोगों ने वो भी कंजर्वेशन था, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेंगे अभी हम लोग, और उसको फॉर्मूले से प्रूफ करके दिखाएंगे कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं होता है तो मोमेंटम ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो चलो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, ओके, इसको प्रूफ करके देखेंगे हम लोग, और स्टेटमेंट भी बता रहा हूं अभी मैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट पहले बता देता हूं बहुत ही सिंपल मैनर में। जैसे वहां पे लीनियर मोमेंटम सेम था, कब, जब एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो ऐसे यहाँ पर मैं बोल दूंगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम of a rotating body, of a rotating body remains same, remains constant बोल सकता हूं मैं, unless any external torque applied, external torque applied on the body, applied on the body, ओके मतलब जब तक कोई बाहर से टॉर्क अप्लाई, एक्स्ट्रा टॉर्क अप्लाई नहीं होता, तब तक उसका मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है रोटेटिंग बॉडी का। अब इसको दूसरे फॉर्मूले के सेंस में बताता हूं, L इज कांस्टेंट if टॉर्क अप्लाइड इज जीरो, टॉर्क अप्लाइड इज जीरो। तो हम लोग को यही प्रूफ करना है, L इज कांस्टेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम इज सेम
इफ एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड इज जीरो, मतलब नो टॉर्क अप्लाइड ऑन इट। समझ गए? तो चलो यही प्रूफ करते हैं, बहुत ही सिंपल है प्रूफ करना तुम्हारे लिए। तो सिंस मेन फॉर्मूले से स्टार्ट करते, आर इज एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, साइन थीटा को इग्नोर नहीं करना है, समझ के रखो, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट के सेंस में। तो इक्वेशन 1 हो गया, हमको क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट एल इज कांस्टेंट इफ टॉर्क इज जीरो। ओके, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, देखो टाइम के साथ दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, differentiating both side. Okay, so therefore d by dt of L is equal to d by dt of r cross p, r cross p। तो ये तो लिख दिया हम लोगों ने। अब ये एक फॉर्मूला बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। सिंस d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी रूल अगर याद होगा तुमको, तो यहाँ पे v du बाई डी एक्स प्लस u dv बाई डी एक्स, मतलब एक का डेरिवेटिव लेना है, एक को बाहर रखना बस। ओके, ये तो फॉर्मूला था। अब इसको अप्लाई करता हूँ मैं, डी एल अपॉन डी टी को ऐसे ही लिखना है, बट यहाँ पर एक बार एक को बाहर लेना है, दूसरे को ऐसे। तो आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, एक फर्स्ट टर्म का हो गया, प्लस करके सेकेंड टर्म सॉल्व करना है। ओके, प्लस करके सेकेंड टर्म सॉल्व करना है। तो सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगा बताओ? तो सेकेंड टर्म में p बाहर आना चाहिए, बट p क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको आगे नहीं लिखना, उस साइड लिखना, उसका मतलब सेम ही रहने वाला है। तो मतलब डी आर अपॉन डी टी क्रॉस p बार। ओके, तो एक बार r का डेरिवेटिव लिया, दूसरे बार p का लिया। ओके, सो r dp बाई dt क्या होता है? फोर्स होता है, याद रखो। चेंज इन मोमेंटम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, ये फोर्स होता है, प्लस डी आर बाई डी टी क्या होता है? v होता है, वेलोसिटी। ये चीज याद रखना हमेशा अच्छे से। अब मैं बताता हूँ एक और, ठीक है। तो ये क्यों लिया, कैसे लिया, ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बाद में भूल जाओगे। सिंस दो रिलेशन यूज किया, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स, एंड एक रिलेशन यूज किया वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम लोगों ने एक्सीलरेशन वाले फॉर्मूले में यूज किया था, एंगुलर एक्सीलरेशन वाले। ओके, सो अब इसको मैं यहाँ पे अब इसके बाद ये स्टेप लिखता हूँ, डी एल अपॉन डी टी। ओके, वेक्टर हटाना नहीं है भाई। आर क्रॉस एफ तो हो गया, ठीक है, इतना तकलीफ नहीं है अपने को, राइट। प्लस ये वी क्रॉस पी का क्या करें? तो वी क्रॉस पी के लिए एक ऐसा आता है, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। ओके, अब समझो बात को। ये वेलोसिटी भी वेक्टर है, सेम वेक्टर। जब सेम वेक्टर अप्लाई मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट लिया जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है जानते हो? उसकी वैल्यू होती है जीरो। सेम वेक्टर, ये पूरा ब्रैकेट जीरो हो गया। क्यों? सिंस v क्रॉस v इज जीरो, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो होती है और साइन जीरो क्या होता है? जीरो, इसलिए। ठीक है, तो ये तुमको थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अलग से मुझे पूछो, मैं बताऊंगा। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता हूँ, तो आप मुझे कुछ भी क्वेरीज पूछ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टर्म्स है, इसलिए मैं इसको क्लियर नहीं किया। बट फिर भी तुम्हारे हिंट के लिए थीटा इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे बता दिया, और सेम टाइप के वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो ये टर्म ही जीरो हो गया। बचा आर क्रॉस एफ, ये क्या होता है? टॉर्क होता है भाई, टी डी एल अपॉन डी टी। ये तो फाइनली आ गया, बट लगा हुआ है, ठीक है। इफ नहीं, बट इफ दोनों नहीं यूज कर सकते हम लोग, तो बट हटा देता हूँ, ठीक है। तो इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा? इफ टॉर्क अप्लाई ही नहीं हो रहा है रूल के हिसाब से, कंडीशन नहीं है वही, टॉर्क अप्लाइड इज जीरो, देन डी एल अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। ओके, मतलब नो चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम। ओके, और यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा था टू प्रूव एल कांस्टेंट लिखा है, यहाँ पे डी एल मतलब चेंज इन एल इज कांस्टेंट, ऐसा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया मैंने, ठीक है। चेंज इन एल मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इफ, तुम जानते हो भाई
नहीं, रुको मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी हम लोगों को, कुछ भी करेक्शन नहीं करना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ये जो लिखा अभी अभी वो हटा देता हूँ। एल कांस्टेंट होता है ऐसा हम लोगों को प्रूफ करना है। अब तुम जानते हो कभी भी किसका वैल्यू, किसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, नहीं सॉरी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके पूरा ही हटा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से फिर से ले रहा, थोड़ा सा मतलब इसको और स्पेसिफिक मैनर में मैं करना चाहता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे टॉर्क जीरो ले लिया तो और स्टेप बढ़ा था, मैं गैप करने जा रहा था, स्टेप डी एल अपॉन डी टी इज जीरो। अब कब होता है ऐसा जीरो, किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, मतलब एल क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, समझे। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, इस फॉर्मूले की वैल्यू जीरो होगी कब, जब एल कांस्टेंट होगा तो। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ भी यही बोलता है कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ तो। समझ गए बात को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सीधा सही है, ये जो मैंने बताया था कि एल कांस्टेंट होता है अगर टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ तो। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, इसका यूज तो बहुत ज्यादा होता है, एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आने वाले। तो इसका सिंपल सा याद रखना, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मूले फॉर्म में कर देता हूँ। एल इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो फाइनल के बराबर होता है इफ नो टॉर्क इज अप्लाइड, इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो ओवरऑल ये यूज होने वाला फॉर्मूला, कहने का मतलब एल का फॉर्मूला तुम पहले ही कर चुके हो, क्या होता है आई इंटू ओमेगा। ओके, तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, ये फॉर्मूला भी हो गया। दो बॉडी है, दोनों का इनर्शिया, दो बॉडी नहीं एक बॉडी है, उसका इनर्शिया और मोमेंटम में कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो इनिशियली और फाइनली दोनों इक्वल होंगे अगर उस पर टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है तुम्हारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने। इसको और इलेबोरेट करूंगा मैं तुमको एक एग्जाम्पल के हेल्प से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो काफी लंबा होगा, दो डेरिवेशन और एक तीसरा छोटा डेरिवेशन भी हम लोगों ने कर लिया है इसमें। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे तो एंगुलर मोमेंटम को थोड़ा सा डिटेल बता के मैं रोलिंग मोशन कंप्लीट करना है। रोलिंग मोशन लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से देखो, डिस्क्रिप्शन में पिछली सभी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहां से तुम इसको फॉलो कर सकते हो, सभी वीडियोस को पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और भी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, सिंपलेस्ट फिजिक्स बाय एसी। चलो थैंक यू, बाय बाय।